दिल्ली की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। सीएम अरविंद केजरीवाल को मिला संशोधन विधेयक के खिलाफ समर्थन। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पत्र भेजकर किया समर्थन। केजरीवाल ने ममता का जताया आभार। दिल्ली में नर्सरी के दाखिले शुरू। स्कूल की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं लिस्ट। 20 मार्च से 24 मार्च तक चलेगी दाखिले की प्रक्रिया। 25 मार्च को दूसरी लिस्ट होगी जारी। तिहाड़ जेल में कोरोना टीकाकरण के पहले चरण की शुरुआत। पहले दिन 13 कैदियों को लगा कोरोना का वैक्सीन। कुल 623 कैदियों को लगेगा कोरोना वैक्सीन। और एक बार फिर से देश में बढ़ने लगे कोरोना के आंकड़े। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 716 नए मामले आए सामने। साल 2021 का सबसे अधिक आंकड़ा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को संशोधन विधेयक के खिलाफ समर्थन मिला है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्र भेजकर समर्थन दिया है। वहीं सीएम केजरीवाल ने ममता बनर्जी का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि जो भी भारत के लोकतंत्र की परवाह करता है वो इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकते। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में जबरदस्त जीत की एडवांस शुभकामनाएं दे दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा था कि वो प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करती हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ उनसे कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री चुने हुए मुख्यमंत्री से अधिक शक्तियां उपराज्यपाल को देना चाहते हैं। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला हर नागरिक इसका विरोध करेगा। वहीं खेतों में पराली को जलाने के बजाय गलाने की तकनीक में अब हरियाणा और पंजाब राज्य और साथ ही पंजाब के साथ ही हरियाणा राज्य भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है। दोनों राज्यों के अधिकारियों ने पराली पर किए गए बायो डिकम्पोजर के छिड़काव के प्रभावों के जानने के लिए दिल्ली के विकास मंत्री से मुलाकात की है। वहीं बायो डिकम्पोजर का छिड़काव कितना कारगर रहा, इस बारे में चर्चा भी की है। साथ ही पराली गलाने के लिए खेतों में बायो डिकम्पोजर छिड़काव कराने वाले किसानों से बात भी की है। दरअसल हरियाणा और पंजाब से वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा और इसी पर पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विकास मंत्री गोपाल राय ने खुद से किसानों के बीच जाकर पराली जलाने की समस्या के लिए कार्य किया है। इससे किसानों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। दिल्ली सरकार 25 मार्च से राशन बांटने के लिए मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने जा रही थी, पर केंद्र सरकार ने एनएफएसए के अनाज बांटने की योजना को मंजूरी देने से मना कर दिया है। दरअसल राशन की डोर स्टेप डिलीवरी मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज समीक्षा बैठक भी बुलाई। ये समीक्षा बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हुई। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री केजरीवाल के अलावा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और आयुक्त शामिल रहे। वहीं दिल्ली सरकार की फ्लैगशिप स्कीम राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए उनके घर में अनाज उपलब्ध कराने की योजना है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार एनएफएसए के अनाजों की मिक्सिंग किए बगैर अगर अलग से कोई योजना बनाती है तो केंद्र को कोई ऐतराजगी नहीं होगी। वहीं केंद्र सरकार ने यह भी बताया है कि एनएफएसए के तहत लोगों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को राशन दिया जाता है। उसका उपयोग एनएफएसए के अलावा दूसरे नाम की योजना से भी लागू नहीं किया जा सकता है। अभी तक को राशन की दुकानों के जरिए राशन मिलता था। लोगों को राशन लेने में तकलीफें होती थी, तरह तरह की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। राशन की दुकानों को पूरा महीना खुलना होता है। कई सारी राशन की दुकानें 2-3 दिन खुलती हैं महीने में। लोगों को राशन मिलता नहीं है। कई दुकानें जो राशन देती है वो उसमें मिलावट करती हैं, ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। तरह तरह की परेशानियां लोगों को होती हैं। तो दिल्ली सरकार ने काफी लोगों से चर्चा करने के बाद कुछ वर्ष पहले ये समाधान निकाला कि अगर हम सीधे
बोरी में पैक करके जितनी गेहूं बनती है उतना आटा और जितना चावल बनता है वो अगर बोरी में पैक करके उतना हर एक आदमी के घर भिजवा दें जितना उसका बनता है, तो लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। वो सारी जो अभी राशन की समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। उस मकसद से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लाई गई थी। 25 तारीख से इसको लागू होना था। कल दोपहर में केंद्र सरकार से हमारे पास एक चिट्ठी आई है कि ये राशन योजना आप लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं लागू कर सकते? थोड़ा सा हमें धक्का लगा वो चिट्ठी, क्योंकि 5 दिन पहले लागू होने के केंद्र सरकार ने इसको बंद किया। क्यों नहीं लागू कर सकते? तो उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि इसका नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नहीं रखा जा सकता। उनको शायद मुख्यमंत्री शब्द से आपत्ति है। हम ये कोई अपना नाम करने के लिए नहीं कर रहे। हम ये योजना कोई अपना नाम चमकाने के लिए नहीं कर रहे। हम ये कोई क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि लोगों को ये लगेगा कि ये राज्य सरकार की योजना है। हम ये अपने क्रेडिट के लिए भी नहीं कर रहे। कोरोना के कार्यकाल में भी हमने कहा था कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार किसी भी क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रही। क्रेडिट सारा उनका, काम सारा हमारा, जिम्मेदारी सारी हमारी। हम इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो आज सुबह मैंने अफसरों के साथ मीटिंग करी और मैंने उनको कहा कि इस योजना का नाम हटा दो। इस योजना का नाम अब इसका कोई नाम नहीं है। ये कोई योजना नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। जैसे पहले केंद्र सरकार से राशन आता था वो दुकानों के जरिए बंटता था, अब ये राशन जो है घर घर पहुंचाया जाएगा। हमें कोई नाम के अंदर नहीं पड़ना, कोई क्रेडिट के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई मुख्यमंत्री योजना, कोई कुछ नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस निर्णय के बाद अब केंद्र सरकार का जो भी आपत्तियां थी वो आपत्तियां दूर हो गई होंगी और केंद्र सरकार अब इसको आगे लागू करना हमें अलाउ करेगी। मेरे लिए राशन माफिया को दूर करके गरीबों तक राशन पहुंचाना व्यक्तिगत स्तर के ऊपर मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमियत रखता है। आज से 22 साल पहले राशन माफिया के साथ मेरा संघर्ष शुरू हुआ था। पहले मैं इनकम टैक्स में नौकरी किया करता था। उसके बाद नौकरी से छुट्टी लेके और फिर बाद में मैंने नौकरी भी छोड़ दी। मैंने दिल्ली की गरीब बस्तियों, दिल्ली के गरीबों के साथ मैंने काम करना चालू किया, झुग्गी बस्तियों के अंदर काम करना चालू किया। दिल्ली में नंद नगरी, सुंदर नगरी, सीमापुरी की झुग्गियों के अंदर काम करना चालू किया। वहां झुग्गियों के अंदर जब काम करना चालू किया तो पता चला कि लोगों को राशन लेने में काफी तकलीफें होती हैं। उन्हीं दिनों में सूचना का अधिकार कानून आया था। सूचना का अधिकार कानून इस्तेमाल करके जब हमने सरकारी रिकॉर्ड्स निकलवाए तो पता चला कि लोगों के झूठे दस्तखत करके, लोगों के झूठे अंगूठे के निशान लगा के लोगों के नाम पे किस तरह से राशन चोरी किया जा रहा था। बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोगों को राशन मिलता नहीं था और लोगों का राशन चोरी हो रहा था। उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई। हमने व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई। हमने गरीबों को राशन दिलवाने के लिए काफी संघर्ष किया। हमारे कई कार्यकर्ताओं पे उन दिनों में और गरीब लोगों के ऊपर राशन माफिया ने अटैक भी किया, हमले भी किए, लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं निकले। हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाए। किस्मत से, ऊपर वाले की दया से, लोगों के प्यार और मोहब्बत से कभी हमने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ कि दिल्ली में हमारी सरकार बन गई और अब हमारे पास निर्णय लेने का अधिकार आ गया। तो पिछले 3-4 साल से मैं व्यक्तिगत इस पूरे स्कीम के ऊपर लगा हुआ हूं कि किस तरह से राशन गरीबों तक, साफ सुथरा राशन, अच्छा राशन ईमानदारी से पहुंचे। और तब हमने इस योजना को, घर घर राशन पहुंचाने की योजना को 3-4 साल पहले शुरू किया था। पिछले 3 साल में काफी तकलीफें आई, काफी अड़चने आई। ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। जाहिर तौर पे जो माफिया है वो बहुत स्ट्रांग माफिया है, वो बहुत ताकतवर माफिया है, उसके बड़े लिंक्स हैं, चारों तरफ उसके नेटवर्क है, वो इतनी आसानी से करने नहीं देगा।
पिछले 3-4 साल से मैं मशक्कत कर रहा हूं इस माफिया से लड़ने की, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इस योजना को लागू कराने की। अब जबकि हमारा 20-22 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा था कि हम एक्चुअली लोगों के घर घर तक राशन पहुंचाने में सफल हो रहे थे, तो कल जब ये अड़चन आई तो थोड़ा सा दिल बैठ गया। लेकिन हम किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने देंगे। केंद्र सरकार की जितनी शर्तें हैं हम सारी शर्तें मानेंगे। केंद्र सरकार जो कहेगी हम वो करेंगे। हमारा मकसद केवल और केवल जनता तक ईमानदारी से साफ सुथरा सस्ता राशन पहुंचाना है। अगर वो राशन पहुंच गया तो दिल को बड़ा सुकून मिलेगा और गरीबों की दुआएं मिलेंगी। उन गरीबों की दुआएं हैं जिसकी वजह से आज हमारे दिल्ली के अंदर, हम तो छोटे से लोग हैं, हमारी सरकार चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस निर्णय के बाद कि ये कोई नई योजना नहीं है, कोई इसका नाम नहीं दिया जाएगा। परसों हम कैबिनेट मीटिंग रख रहे हैं, कैबिनेट के अंदर इस पे निर्णय लेके कैबिनेट का प्रस्ताव हम केंद्र सरकार को भेज देंगे। मैं उम्मीद करता हूं अब इसमें हमें केंद्र। वहीं दिल्ली में शनिवार यानी 20 मार्च से नर्सरी में दाखिले की दौड़ शुरू हो गई। ऐसे में जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों का नर्सरी में दाखिले के लिए अप्लाई किया है, वो लोग संबंधित स्कूल के वेबसाइट पर जाकर लिस्ट चेक कर सकते हैं। ये प्रक्रिया 20 मार्च से 24 मार्च तक चलेगी। बता दें कि सीटें बचने पर प्राइवेट स्कूल 25 मार्च को दूसरी लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जारी करेगी। 31 मार्च को एडमिशन का आखिरी दिन है। शिक्षा निदेशालय का कहना है कि 1 अप्रैल से नर्सरी के लिए क्लासेस शुरू हो जाएंगी। दिल्ली सहित देश के दूसरे हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए शुरुआत में ऑनलाइन ही क्लास लगने की उम्मीद है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं समीक्षा बैठक में केजरीवाल ने अधिकारियों को ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और आइसोलेशन सिस्टम को और सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। नमस्कार। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो पहले सर्ज आया था पिछले साल जून में, फिर सितंबर में, फिर नवंबर में, जब 8,000 केस, 6,000, 7,000 केसेस हो गए थे, उस तरह से तो नहीं है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के अंदर एक वक्त ऐसा था जब 100-125 केसेस डेली के ऊपर हम लोग पहुंच गए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, खासकर पिछले 3 दिन में, थोड़ी बढ़ोतरी ज्यादा देखने को मिली है और कल 500 से ज्यादा केसेस देखने को मिले। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हम सब लोगों ने हमारे सरकार में इसके ऊपर चिंता की। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बढ़ोतरी है लेकिन मामूली है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। चूंकि केसेस बहुत ज्यादा कम हो गए थे तो जब हम परसेंटेज के तौर पे देखें तो इतने परसेंट ज्यादा लगता है। लेकिन नंबर्स के तौर पे जैसे मैंने बताया, पहले 6,000 7,000 केस होते थे, अब 500 के करीब केस हैं। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, हम बहुत बारीकी से पूरी स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। जो भी करने की जरूरत है हम वो सारे कदम उठा रहे हैं। दिल्ली के अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ली जा रही है और केंद्र सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके भी लगातार संपर्क में दिल्ली सरकार बनी हुई है और उन सभी एक्सपर्ट्स से हम राय ले रहे हैं और जो वो बता रहे हैं वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं। चूंकि पिछले कुछ हफ्तों में केसेस कम हो गए थे तो थोड़ा बहुत ढिलाई आ गई थी पूरे सिस्टम के अंदर। आज सख्त आदेश जारी कर दिए गए कि भाई जो हमारा
ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन वाला जो पूरा सिस्टम था उसको और सख्ती के साथ हमें लागू करना है, सर्वेलेंस को सख्ती के साथ लागू करना है और एनफोर्समेंट बहुत सख्त करना है। जो मास्क पहनने का और सोशल डिस्टेंसिंग का, ये सारी चीजें हमें अब सख्ती के साथ लागू करनी है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि जनवरी के महीने से देश भर में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो गया। वैक्सीन लगाने के बाद काफी हाई चांसेस होते हैं कि आदमी को दोबारा कोरोना नहीं होगा और वैक्सीन एक तरह से कोरोना से बचने का सबसे इफेक्टिव तरीका आज के डेट में है। तो एक तरफ तो अपने को वैक्सीन आ गई है और दूसरी तरफ अगर कोरोना के केस बढ़ें तो ये सही नहीं है। तो आज उसके ऊपर भी चर्चा हुई। हमने देखा कि दिल्ली के अंदर लगभग 30 से 40 हजार लोगों को हम डेली लगा रहे हैं। इसमें दोनों चीजें हैं, एक तरफ तो हमारे अंदर सिस्टम के अंदर जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके, और दूसरी तरफ जो लोग अभी भी लगवाने में हिचकिचा रहे हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूं कि हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। मैंने भी लगवा लिया वैक्सीन, मेरे माता पिता ने भी लगवा लिया, सब लोग सही हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उल्टा अब हम सेफ हो गए हैं कोरोना से। तो एक तो सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि सब लोग जो एलिजिबल है वो वैक्सीन लगवाएं। ये जो 30 से 40 हजार पर डे वैक्सीन लग रहे हैं, अब इसको बढ़ा के हम 1.25 लाख। और देश के सबसे बड़े जो 2021 में सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले दिल्ली में कोरोना वायरस के 700 से ज्यादा मरीज 27 दिसंबर को मिले थे। तब राजधानी में 757 मामले सामने आए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि 18 मार्च को दिल्ली में 609 मरीज मिले थे। इसके साथ ही दिल्ली में नए केस मिलाकर कुल संक्रमितों की संख्या 6,46,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं 6,32,230 लोग इससे ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब तक 10,953 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि एक्टिव केस 3,165 हैं। 24 घंटे में 471 लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 4 की मौत हुई है। इधर दिल्ली से सटे 2 शहरों में कोरोना के बढ़ते मामले के कारण प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने कदम उठाया है। पहले गाजियाबाद और अब नोएडा में प्रतिबंध लगा है। गाजियाबाद में बीते बुधवार को धारा 144 लागू की गई थी, वहीं गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर में भी धारा 144 लागू कर दी गई। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने त्योहार स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि में विस्तार करने का फैसला किया है। 5 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का सेवा विस्तार होने से रेल यात्रियों को अधिक सुविधा मिल सकेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से जिन ट्रेनों के संचालन अवधि में विस्तार किया जा रहा है वो सभी ट्रेनें बेंगलुरु, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, मैसूर और यशवंतपुर के बीच चलेंगी। इन सभी ट्रेनों में यात्रियों को कोरोना को लेकर निर्धारित दिशा निर्देशों का भी सख्ती के साथ पालन करना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है। ये मास्टर प्लान लागू हो जाता है तो अप्रैल महीने से इस हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों को आधा टोल टैक्स देना पड़ेगा। दिल्ली के निजामुद्दीन से एंट्री करने वाले वाहन चालकों को अब छिजारसी में 125 रुपए की जगह मात्र 70 रुपए ही टोल टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा। NH9 हापुड़ रूट पर चलने वाले यात्रियों के लिए ये राहत भरी खबर है। NHAI का मानना है कि मंत्रालय की ओर से बहुत जल्द डी नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा डासना से हापुड़ चलने वाले लोगों को मिलेगा, क्योंकि हर कार को एक तरफ से 125 रुपए घटकर मात्र 70 रुपए ही देने पड़ेंगे। वहीं आने वाले दिनों में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर कैमरों के जरिए ही टोल टैक्स काटे जाएंगे और इसमें दूरी के हिसाब से यात्रियों को टोल टैक्स देने पड़ेंगे। ऑटोमेटिक टोलिंग सिस्टम के लिए दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेस वे पर जगह जगह कैमरे लगा दिए गए हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।